डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन किसे कहते हैं और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, लेट अस सी। अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ते थे, बॉयल्स लॉ में हम एक्चुअली वॉल्यूम पर जो इफेक्ट है प्रेशर का वो पढ़ते हैं। और इसी तरह से अगर हम चार्ल्स लॉ को देखेंगे, वहां पे हम वॉल्यूम पर जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है प्रेशर का, वो हम बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं, सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं वहां पे। और चार्ल्स लॉ में हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस पर इफेक्ट सिर्फ टेम्परेचर का। द इक्वेशन, वो इक्वेशन जो वॉल्यूम पर साइमल्टेनियसली प्रेशर का भी इफेक्ट दे और टेम्परेचर का भी इफेक्ट दे, उसी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द इक्वेशन which gives simultaneous effect of temperature and pressure on the volume of gas is called आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। और ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? द आइडियल गैस इक्वेशन जो है एक्चुअली क्या है, वो द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। नाउ अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या देता है? एक्चुअली वॉल्यूम पर साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हमें देता है। द इक्वेशन विच गिव्स साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। नाउ अब अगर हम ये कहें कि आइडियल गैस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइडियल गैस, ये तो थी आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? वो गैस जो इस इक्वेशन को हर किसी कंडीशन पर द गैस विच ओबेज दिस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप टेम्परेचर क्या रखें, क्या भी रखें, आप प्रेशर क्या भी रखें, अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पर ओबे करता है, तो उसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा फिर, आइडियल गैस इज दैट गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन under all conditions of temperature and pressure। चाहे प्रेशर ज्यादा हो या कम हो, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर अगर कोई गैस इस इक्वेशन को ओबे करता है, देन दैट गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। और इनफैक्ट ये आइडियल गैस एक्चुअली इट इज ए हाइपोथेटिकल गैस। ये रियल गैस नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल गैस है। नाउ तो यहां पे एक और टर्म आई, अब रियल गैस किसको कहेंगे? रियल गैस
जो एक्चुअली गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये एग्जाम्पल्स है रियल गैसेस की। एक्चुअली अब रियल गैस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? रियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, बट नॉट अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट ओनली ऑन सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी को हम रियल गैस कहते हैं। अगर हम इस अंदाज से इसको डिफाइन करेंगे तो रियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो इस इक्वेशन को ओबे कर सकते हैं, बट नॉट ऑन ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट ओनली ऑन सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा रियल गैसेस आर दोज which obey ideal gas equation, which obey ideal gas equation only on certain conditions of temperature and pressure। सिर्फ कुछ ही कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे कुछ गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, जिनको हम रियल गैस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल लिखेंगे इसकी, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसी तरह से क्लोरीन है, एटसेट्रा। दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रियल गैसेस। तो इसका मतलब ये जो रियल गैसेस हैं ये इस इक्वेशन को हर किसी कंडीशन पर ओबे नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ही कंडीशंस पे ओबे करेंगे। तो दिस वाज अबाउट रियल गैस। तो अब हमारा टॉपिक होगा इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ सी, इसको डिफरेंट तरीकों से हम डिराइव करते हैं। एक सिंपल तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सिंपली हम क्या लेंगे, पहले सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयलेज लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयलेज लॉ हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयलेज लॉ जो वॉल्यूम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, उनको कांस्टेंट रखना है। इसी तरह से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम सेकंड नंबर दे देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure। तो ये इक्वेशन थर्ड हुई। नाउ अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मिलाएंगे व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कंबाइनिंग first, second and third equation, what we will get simply, so V, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स 1/p। तो दूसरे इक्वेशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है t के, तो ऐसे ही लिखेंगे t, और यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n। तो इसका मतलब ये एक्चुअली हमें अब क्या मिला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने की हम कांस्टेंट लगाएंगे एंड दैट कांस्टेंट इज r। तो ऊपर है फिर Tn डिवाइड बाई P। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे वी विल गेट द इक्वेशन, P को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, PV इज इक्वल टू M और T एंड दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हमने यहाँ पे डिराइव किया। मगर इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं दैट इज डेंसिटी फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं, अब सी,
डेंसिटी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा आइडियल गैस इक्वेशन इन डेंसिटी फॉर्म। देखिए एक्चुअली इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू, अगर हमें पता हो एन इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एम, यहाँ मैं लिखूंगा मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ गैस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, सॉरी हियर this mass of gas divided by molar mass into R into T। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा because N is equal to mass of gas in grams divided by molar mass। मास ऑफ गैस इन ग्राम्स के बदले हमने m लिखा, मोलर मास के बदले हमने कैपिटल M इस्तेमाल यहाँ पे किया। नाउ सी, तो m को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा फिर, पी एम इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइड बाई वी, यहाँ पे ले लेंगे इंटू आर टी, और p लेफ्ट साइड में चला जाएगा, सॉरी अगर मैं यहाँ पे p हटा दूंगा तो p ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा। नाउ अब जो मोलर मास है दैट वुड बी इक्वल, इट इज मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, मास बाय वॉल्यूम दैट मींस डेंसिटी, तो इसके बदले हम डेंसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी और टी डिवाइड बाय पी। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा बिकॉज डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी दैट इज डी इज इक्वल टू mass of gas divided by volume of gas, that is m by v के बदले, तो m by v के बदले हमने d लिखा तो r डिवाइड बाई p। तो इनफैक्ट ये जो फॉर्म है इट इज अगेन आइडियल गैस इक्वेशन इन डेंसिटी फॉर्म। तो इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करके हम डेंसिटी का, अगर डेंसिटी ऑफ द गैस दी होगी, प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर, तो हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा आप, ये आर जो है इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये थी एक और फॉर्म जो आइडियल गैस इक्वेशन की है, दैट इज इन डेंसिटी फॉर्म। सो दिस वाज अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। और एक और लॉ की बात करेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, थोड़ा एग्जांपल देकर हम समझाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने डिफरेंट गैस लिए हैं, लेट ए बी सी, और ये गैसेस जो यहाँ पे हम ले रहे हैं दे शुड बी नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ये उसी के लिए अप्लाई है, उन गैसेस के लिए विच आर नॉन रिएक्टिव। और एक और चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये जो तीन गैस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी एंड सी, जो इन तीनों गैसों का टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर को हम लिखेंगे पी टी, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, सिंपल। अब मसला है कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या बी या सी किसको हम कहेंगे। फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मीन्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मीन्स कि चूंकि यहाँ पे तीनों थे इकट्ठे, तो इनका जो टोटल प्रेशर हुआ वो ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी के बराबर है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब है
कि अगर हम बाकी गैसेस को निकालेंगे और एक गैस को ही यहाँ पे रखते इस कंटेनर में, सिर्फ एक गैस को, जो जितना भी ए इसमें था उसी को सिर्फ अकेला यहाँ पे रखते, तो वो इसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना होता इसी वेसल में अंडर सेम टेम्परेचर और सेम वेसल में आपको देखना था कि इसका अलग से प्रेशर कितना होगा, वो इसका इंडिविजुअल प्रेशर होता। लेट इसका अगर इंडिविजुअल प्रेशर होता 100, लेट अगर आप अब ए और सी को निकाल रहे हैं, सिर्फ बी को ही यहाँ पे छोड़ दिया, अगर आप अंडर सेम टेम्परेचर इन द सेम कंटेनर आप इसका प्रेशर देखते, लेट इट इज 200। तो इसी का तरह से अगर आप ए और बी को बाहर निकालते तो सी का वहां पे प्रेशर क्या होता है, लेट इट इज 300। तो जो टोटल प्रेशर होता है वो सिंपली इनका सम होता है। फिर अगर आप तीनों गैसेस सेम कंटेनर में रखते हैं एट सेम टेम्परेचर, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो सिंपली होता है 100 + 200, दैट मीन्स 600। तो ये एक एग्जांपल की तरफ मैंने कोशिश की समझाने की। इट इज द डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली इफ 2 or more गैसेस, याद रखिएगा, इफ 2 or more गैस, वो गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिव, विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, are enclosed in a vessel, then the total pressure of the gas would be simply equal to sum of partial pressures of its individual gases। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, if 2 or more non-reacting gases are kept in a vessel, then total pressure of the gas would be simply sum of partial pressures of individual gases। और पार्शियल प्रेशर मैंने आपको कहा कि पार्शियल प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर विच an individual gas would exert in the same vessel at the same temperature if kept alone। तो वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। So this was about Dalton's law। Now मुझे उम्मीद है कि आपको ये डाल्टन्स लॉ बहुत ही सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे इसको। और चूंकि यहाँ पे हम सिर्फ ब्रीफ आइडिया देना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स का, तो दिस वाज अबाउट डाल्टन्स लॉ। नाउ एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये एक्चुअली क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई गैस है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई गैस है इस कंटेनर में, चलो हम मानते हैं कोई गैस है, और इस गैस की डेंसिटी जो है लेट इट इज D1 और लेट दिस इज गैस A, गैस 1 लिखेंगे इसको, और हमारे पास एक और कंटेनर है, यहाँ पे दूसरा गैस है और इसकी डेंसिटी है D2 एंड लेट इट इज गैस 2। तो अगर हम सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर इनको छोड़ेंगे फैलने के लिए, डिफ्यूज होने के लिए अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो फैलने की रफ्तार होगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। मतलब यहां पे मैं लिखना चाहूंगा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर,
such as temperature and pressure, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। मतलब अगर गैसेस दो हैं, जैसे कि गैस फर्स्ट, तो गैस फर्स्ट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी गैस फर्स्ट की, दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, दैट मीन्स d1। और इसी तरह से अगर हमारे पास गैस 2 है, इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज d2। मतलब जितनी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी डेंसिटी गैस की ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो सिंपली अगर हम R1 और R2 को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट R1 डिवाइड बाई R2, दैट वुड बी इक्वल टू सिंपली d2 by d1. So this is the mathematical form of Graham's law of diffusion. So Graham's law of diffusion is simply under similar conditions of temperature and pressure, the rate of diffusion, याद रखिए आप, the rate of diffusion, या कभी हम इफ्यूजन वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। The rate of diffusion of a gas is inversely proportional to its density. इसी तरह से अगर आप गैस 2 की देखेंगे, यहाँ पे R2 है डिनोमिनेटर में और इसकी डेंसिटी है न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट मगर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो ये एक और सिंपल ब्रीफ आइडिया था अबाउट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ अब यहाँ पे मैं डिफ्यूजन और इफ्यूजन की बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली अगर गैस बड़े नॉर्मल अंदाज से, नॉर्मल तरीके से फैल रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, तो वहां पे हम यूजुअली डिफ्यूजन का नाम देते हैं। मतलब गैस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई गैस भरा है और इस कंटेनर को हमने क्या किया, इसका ढक्कन हमने उठा दिया, तो ये गैस ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे इस गैस की कंसंट्रेशन से लेट गैस ए मानेंगे हम, तो इस गैस की लेट गैस ए था और इसका जो प्रेशर था वहां पे अंदर लेट कुछ प्रेशर होता, तो जो ही हम ढक्कन ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये गैस बाहर निकलेगा और ये डिफ्यूज होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर हम इसी को इस तरह करते कि हम पूरा ढक्कन नहीं खोलते बल्कि एक छोटा सा सुराग बनाते यहाँ पे, तो उस वक्त भी ये गैस हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता, मगर विथ ए साउंड, एक साउंड सा निकलता वहां पे। तो उसी के लिए हम वर्ड इफ्यूजन यूज करते हैं, चाहे आप डिफ्यूजन की बात करें या इफ्यूजन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सो दिस वाज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में मैंने कहा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।